नमस्कार। यूपी के एक विधायक के खिलाफ उनकी ही बेटी उतर आई है। वो बेटी अपने पिता से कह रही है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ मुझे मेरी मर्जी से जीने दें। बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी ने सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी करके अपने ही पिता से जान का खतरा होने की बात कही और इसके पीछे की वजह ये कि साक्षी ने अपनी पसंद से एक दलित लड़के से शादी कर ली। हालांकि साक्षी का वीडियो सामने आने के बाद उनके विधायक पिता राजेश मिश्रा भी सामने आए और उन्होंने इसे साक्षी का फैसला बताते हुए धमकी देने की बात से इनकार कर दिया। ये पूरी लव स्टोरी बरेली की है, लेकिन अब ये देश भर में चर्चित हो चुकी है और अब इसमें कई तरह के मोड़ आ रहे हैं। लेकिन इस लव स्टोरी के जो दो किरदार हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि बहुत साहस के साथ उन्होंने आगे बढ़कर यह फैसला लिया कि अगर उन्हें साथ रहना है, जिंदगी जीनी है, तो उन्हें अपनी बात रखनी होगी। वो दो बड़े किरदार और उनके साथ एक और शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हम उन्हीं से जानेंगे कि ये जो लव स्टोरी है, लव स्टोरी, इसमें इतना बड़ा ट्विस्ट और इतना दर्द आखिर क्यों है। जैसा कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ खुद साक्षी मौजूद हैं, उनके पति अजितेश हमारे साथ हैं और अजितेश के पिता और साक्षी के ससुर हरीश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले साक्षी, पहले तो आपकी हिम्मत की दाद दूंगी मैं कि जिस तरह से आप शादी के बाद अलग अलग जगह भटकने के बावजूद आप दोनों मीडिया के सामने आए और आपने कहा कि आपको अपनी कहानी सामने रखनी है। मुझे बताइए साक्षी, कल से आप लगातार अलग अलग मंचों पर जा रही हैं, अपनी बात कह रही हैं। कल से लेकर आज तक अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के बाद अपनी स्थिति में कोई बदलाव देख रही हैं आप? आपको लग रहा है कि अब थोड़ा दबाव कम हुआ है, थोड़ा डर कम हुआ है? हाँ, मैं थोड़ा सा सेफ फील कर रही हूँ अब, लेकिन वही है कि लोगों की सोच का हम कुछ नहीं कर सकते। अब मीडिया में हम आ गए हैं तो लोगों ने इस बात को भी एक राजनीतिक वे में ले लिया है। लोग कह रहे हैं कि हमने मीडिया को पैसा खिला दिया, तो बस मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ठीक है, मीडिया को पैसा दे दिया, लेकिन बरेली एसएसपी और जो हमें सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो हमने उनको तो पैसा नहीं दिया है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो आपके विधायक जी हैं, मेरे पापा, तो उनके फेवर में भी मीडिया बोलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पापा भी मीडिया को पैसा खिला देते हैं। तो चीजों को दोनों तरफ से देखिए। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि लोग अभी भी बहुत गलत गलत मैसेज कर रहे हैं, मुझे फेसबुक पे गलत गलत लिख रहे हैं, तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज गलत मत बोलिए, गलत मत लिखिए, क्योंकि जो चीज मेरे ऊपर बीती है वो आप लोग कभी नहीं समझ सकते। बस। साक्षी, आपने कहा जो आपके ऊपर बीती है वो लोग नहीं समझ सकते और यही वजह है कि कई लोग बहुत गलत बातें कर रहे हैं। बताइए हुआ क्या? शादी करने पर अपने ही परिवार से, अपने पिता से, जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, एक एक छोटी छोटी चीजें जीवन की माता पिता कराते हैं। अगर एक वक्त पर एक बच्ची को ये लगे कि उसके पिता उसे जीने नहीं देना चाहते क्योंकि वो अपनी मर्जी से जीना चाहती है, शादी करना चाहती है, ऐसे हालात आपके साथ क्यों बने साक्षी? एक्चुअली बरेली की जनता तो जानती है उनके बारे में कि वो क्या है, लेकिन वही है कि उनके आगे, मतलब उनके सामने उनकी तारीफ करने वाले भी हैं और जो जैसे वो हटते हैं तो उनकी बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो उनके नाम पर कमाई कर रहे हैं। और मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, मैं घर में रहती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, लेकिन तो मैं जानती हूँ कि वो किस हद तक जा सकते हैं और वो किस तरह प्लानिंग करते हैं। और जो उनके साथ लोग रहते हैं वो काफी, मतलब उनके दिमाग में ये है कि हम तो विधायक जी के आदमी हैं तो हम कुछ भी करेंगे। तो और हम लोगों ने वीडियो, अगर हम चाहते तो हम 3 जुलाई को घर से निकल गए थे और 4 जुलाई को भी बना सकते थे, लेकिन जब हम कंफर्म हो गए कि हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं और वो उस गेस्ट हाउस तक पहुंच गए थे जहां पर हम रुके हुए थे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। और बरेली एसएसपी से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कह के डिनाई कर दिया कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट का आदेश नहीं है आपके पास। और ट्यूसडे को हम कोर्ट का आदेश लेने जा रहे थे, लेकिन जब हमें पता चला कि वहां पर हमारे लिए लोग लगे हुए हैं तो हम वापस चले गए। और उसी दिन मैंने वीडियो वायरल की थी ताकि हम कोर्ट तक पहुंच पाए। पर साक्षी, आपके पिता तो कह रहे हैं कि मैं 1000 नहीं 1 लाख बार कहूंगा कि बालिग हैं आप, आपने शादी कर ली, आपको शुभकामनाएं, और उनकी तरफ से कोई धमकी आपको ना दी जा रही है ना दी जाएगी। आपको अपने पिता पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा?
धमकी तो मुझे किसी ने नहीं दी, ना ही मेरे पास कोई कॉल, ना ही कोई मेरे पास ऐसा कोई मैसेज आया। हाँ। लेकिन बस पापा के लोग वहां तक पहुंच गए। वो लोग इस चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं कि हर बात पे ये बोल रहे हैं कि मैं तो अपने काम में व्यस्त था। तो मुझे अच्छे से पता है कि वो लोग इतनी जल्दी चीजें खत्म नहीं करते हैं। और उनकी बेटी चली गई घर से, एक बार भी उन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जाके अगर चीजें बढ़ेंगी तो वो यही चीजें कह के खत्म कर देंगे बात को कि मैं तो अपने काम में व्यस्त था, मुझे क्या पता उसने क्या किया, और अब वो बालिग है, शादी कर सकती है। तो मुझे आपको लग रहा है साक्षी कि इस दबाव के बाद आपके पिता शायद इस शादी को एक्सेप्ट कर लें, या आपको लग रहा है ऐसा हो नहीं सकता? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा अपने ईगो से प्यार है और उनको यही लग रहा है कि उनकी बच्ची ने उनका ईगो हर्ट कर दिया। लेकिन वही है कि मेरी लड़ाई मेरे पापा से नहीं है और ना ही मेरे भाई से है, बस उनकी सोच से है। अगर वो अपनी सोच बदल लें तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक फैमिली मैटर को, मतलब हमारा वीडियो वायरल करने का इंटेंशन ये नहीं था कि हम फेमस होना चाहते थे या पापा का राजनीतिक करियर बर्बाद करना चाहते थे। हमें सिर्फ सुरक्षा चाहिए थी और हमारी जान सच में खतरे में थी। और पर मैं अजितेश आपके पास आऊंगी और हरीश जी आपसे भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले साक्षी एक चीज और बताएं। आपने कहा कि हमारा वीडियो जारी करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ खुद को सुरक्षित करना और मदद की अपील करना था, लेकिन आपके भाई हों या आपके पिता हों, सब ये कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत आपका इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी छवि खराब करने के लिए। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं 3 साल से बाहर थी, लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते थे और सबको पता था कि मैं अपने पापा के अगेंस्ट कभी नहीं बोलूंगी। लेकिन ये मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन था कि मुझे उनके अगेंस्ट जाना पड़ा। हर चीजों में मैंने हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन इस चीज में नहीं। और मैंने कल भी ये बात बोली थी और आज भी ये बात बोलूंगी, ना ही मुझे इलेक्शन लड़ना है, ना ही मुझे कोई पार्टी का बंदा सपोर्ट कर रहा है, और ना ही मैं इस चीज को एक राजनीतिक तरीके से देख रही हूँ। राजनीतिक तरीके से तो आपके कार्यकर्ताओं ने ये चीज बना दी है, ना कि मैंने। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरा पर्सनल मैटर कभी टीवी पे आए, लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि वो वीडियो वायरल इतना हो गई थी। और फिर पापा का स्टेटमेंट मैंने सुना तो मुझे मीडिया में आना पड़ा, वरना मैं कभी नहीं आती। और मैं यही बोलूंगी कि मेरे ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है और मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। मैं तो आज भी यही बोलूंगी कि आप मुझे एक्सेप्ट कर लो प्यार से और बस माफ कर देना। आप कह रही हैं माफ कर देना, माफी क्यों साक्षी? माफी की बात क्यों कर रही हैं? मैंने जो किया वो मैं मानती हूँ गलत था, लेकिन जब चीजें सही तरीके से नहीं मिलती हैं तो बच्चा गलत कदम उठाता है। और शायद अगर मेरे पापा मुझे समझते, थोड़ा सा टाइम देते, थोड़े अंडरस्टैंडिंग होते, उनकी सोच अच्छी होती, तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं बैठी होती। एक चीज और बताइए साक्षी, आपने कहा कि पापा अगर मुझे समझते, कभी मौका नहीं मिला अपने पिता से बात करने का, उन्हें ये कहने का कि पापा मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, और अजितेश जो आपके घर आते जाते रहते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें मैं जीवन साथी चुनना चाहती हूँ, कभी क्यों नहीं कोशिश की आपने अपने पिता को ये बताने की? मेरे पापा ने कल एक इंटरव्यू में बोला कि मैंने अपनी बच्ची को फोन दिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप मुझे फोन नहीं दिलाते, और पहली बात तो ये कि पापा ने मुझे कभी फोन दिलाया ही नहीं, और मैं इलीगल फोन यूज करती थी, पापा को ये चीज नहीं पता थी। तो बच्चे पे आप जितना बाउंडेशन लगाओगे वो उतना चुप चुप के चीजें करेगा। और मैं कभी, आप सोच लो कि मुझे फोन तक अलाउ नहीं था घर में पापा के उसमें, तो कैसे मैं उनसे इतनी बड़ी बात कह लेती कि मुझे शादी करनी है। मतलब छोटे छोटे मेरी लाइफ के डिसीजन उन्होंने लिए थे आज तक, तो इस बारे में तो मैं उनसे बात ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब वो छोटी चीजों पे इतना रिएक्ट कर जाते हैं तो ये तो हद से ज्यादा बड़ी चीज थी। बिल्कुल। तो अजितेश, आप लगातार इस पूरे सफर में साक्षी के साथ रहे हैं। जी बिल्कुल, पानी पीजिए, और मैं कहूंगी कि पानी, हरीश जी हैं वहां पर, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं जी जी पानी मंगा दीजिए। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी अजितेश, कल से लेकर आज तक आप लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं, मीडिया से मदद मांग रहे हैं, पुलिस से, कोर्ट की तरफ आप बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं? डर कम हुआ है या अब भी वो जान का खतरा जो है वो हावी है? मैम, मीडिया ने पूरा सपोर्ट किया तो उसके लिए तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। और हम लोगों ने कोई नेम फेम के लिए सब कुछ नहीं करा है, फर्स्टली मैं सबको बताना चाहता हूँ। ऑब्वियसली लाइव है तो सब देख ही रहे होंगे। हम लोग अपनी जान बचाना चाह रहे थे विधायक जी से, उनके सपोर्टर्स से,
मेनली बेसिकली विधायक जी बरेली थे, मेरा फ्रेंड विक्की जो उनका बेटा है वो भी बरेली था। तो ऑब्वियसली उन लोगों से तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्टली उनके जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों से हमें बहुत दिक्कत थी। तो यही रीजन था। तो आई थिंक 15 जुलाई जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलता है तब तक तो हम लोग सेफ हैं ही। लेकिन एक बात बताइए अजितेश, अगर मैं गलत नहीं हूं, और ये जरा आप देश को भी बताइए इस मंच से, ये रिश्ता साक्षी के साथ या मुलाकातों का दौर कैसे शुरू हुआ? आप लोग फैमिली फ्रेंड्स रहे हैं विधायक जी के परिवार के साथ या किसी और तरह से? ये शुरुआत कैसे हुई इस रिश्ते की? मेरी जो फ्रेंडशिप थी विक्की से, मतलब इनके भाई से, वो स्टार्टिंग से थी जब ये लोग विधायक भी नहीं थे। तो अच्छे समय में बुरे समय में मैं उसके साथ ही था हमेशा ही। और कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का रियलाइज है कि मैंने गलत किया है, और ऑब्वियसली मैंने गलत किया है दुनिया की नज़रों में भी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है एक इंसानियत के नाते मैंने इसे सपोर्ट करा स्टार्टिंग से, क्योंकि जब भी इसे कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये मुझसे डिस्कस करती थी, और स्टार्टिंग से ही इसके स्कूल टाइम से ही इसके घर में कोई ना कोई इशू बना रहता था। तो वो लोग इसको सपोर्ट नहीं करते थे, तो मैं जितना मुझसे होता था मैं इसे सपोर्ट करता था। ये हर चीज मुझसे डिस्कस करती थी। और जब घर में इतना आना जाना था नहीं, घर में फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दोस्त के रूप में परिवार ने मंजूर किया, लेकिन जब बात शादी की आई या दामाद बनने की आई तो बात इतनी बढ़ गई, जान तक बात आ गई? घर में इस तरीके से आना जाना नहीं था, क्योंकि ये भी पिछले 3 साल से बाहर थी जी। और जब अंकल और विक्की घर में नहीं रहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिटिकल हैं वो लोग, तो मेरा भी कोई ऐसा खास, ये तो झूठ बोला गया कि घर में आना जाना था। अच्छा। हाँ, तो फोन पे टच में थे हम लोग, ऐसा नहीं था कि डेली का हमारा मिलना था। तो आप कह रहे हैं शुरुआत में साक्षी और आपकी दोस्ती थी जो आगे चलकर प्यार में बदली? जी जी। और ये कब हुआ, ये जो प्यार का रिश्ता है, या जब आपको लगा कि हमें दोस्ती से आगे बढ़कर एक नए लेवल पर जाना चाहिए, वो कब हुआ, किन हालातों में हुआ? मैम ऑब्वियसली मैं इन्हें सपोर्ट करता था, इन्हें समझता था, तो इन्हें ये चीज लगी होगी। और जो कुछ भी हुआ वन ऑफ सडन हुआ, ऐसा नहीं था कि कुछ चीजें इनके दिल में भी थी फिर मेरे दिल में भी हुई। तो ऐसा नहीं था कि काफी टाइम से हम लोग रिलेशन में थे। रिलेशन की चीजें तो खुद ही हम लोग को नहीं पता चला कब हुआ। एक चीज और बताइए अजितेश, आप तक भी शायद ये बात पहुंची होगी, बहुत चल रहा है, चर्चा में है, जो राजेश मिश्रा हैं साक्षी के पिता विधायक, वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी शुभकामनाएं बेटी को दे रहे हैं, लेकिन वो साथ ही ये कह रहे हैं कि आपके लिए कि आप क्या कमाते हैं इसका कुछ पता नहीं है, एज गैप बहुत ज्यादा है साक्षी आप में और अजितेश में, और इस वजह से वो चिंतित हैं, अपनी बेटी के भविष्य को लेकर वो चिंतित हैं। साक्षी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, आपके पिता इस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं 24 की हूँ और ये 29 के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना एज गैप है, क्योंकि मेरी मम्मी भी 6 साल छोटी है मेरे पापा से। तो अपनी शादी में उनको एज गैप नहीं दिखा और हमारी शादी में एक एज गैप दिख गया। और मुझे पता है कि कौन कितना कमाता है और कितना नहीं, और वही है कि मैं पीछे की बातें नहीं लाना चाहती। अपनी मम्मी का आपने जिक्र किया, अपनी माँ का जिक्र किया, आपकी माँ से आपका रिश्ता कैसा है? माँ से तो बहुत बहुत करीब होती हैं बेटियां। ऐसा कुछ नहीं था, ये चीजें मेरे लिए तो सिर्फ कहने की थी कि अगर किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हो तो माँ आपकी फ्रेंड होती है, माँ को बताओ। लेकिन मैं मम्मी की गलती नहीं बोलूंगी इस चीज में, क्योंकि उनको हमेशा ऐसे रखा गया कि पापा ने हाँ कहा तो हाँ, ना कहा तो ना, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। और हमेशा फिर उनके दिमाग में भी यही था कि लड़की है तो ग्रेजुएशन कर लेगी, फिर शादी कर देंगे इसकी। और बस ये था कि भाई को थोड़ा ज्यादा वो किया जाता था, मतलब मेरी चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे वो लोग। मैं अगर कोई अपने करियर से रिलेटेड भी उनसे बात करना चाहती थी तो उस चीज को भी वो मतलब बोलते नहीं थे, लेकिन उनके हाव भाव से मुझे पता चल जाता था कि वो ये कह के टाल देते हैं चीजें कि तुम लड़की हो और बस पढ़ ली और शादी कर देंगे अब तुम्हारी। बस यही था कि भाई को कि विक्की जो करेगा वो तुम करोगे, विक्की जो करेगा वो तुम करोगे, बस यही कह के चीजें वो हो जाती थी। तो मम्मी से भी ज्यादा कुछ शेयर नहीं करती थी मैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों का इशू बना देती थी। जब आपने अजितेश को जीवन साथी चुनने का फैसला किया, आपने कोशिश की अपनी माँ को ये बात बताने की? जब उनको पता चला था
कि मेरे भाई ने ही उनको बताया था, और मैंने अपने भाई से स्पेशली इस चीज की रिक्वेस्ट की थी कि भाई हम चीजें खत्म कर देंगे लेकिन तुम प्यार से हमसे बैठ के बात कर लेना। हाँ। लेकिन उसने प्यार से बैठ के ना बात करने की जगह मतलब गलत तरीके से बात की, हाथ उठाया। और जब मम्मी को ये चीज पता चली तो उन्होंने विक्की को शांत करने की बजाय थोड़ा और वो किया कि हाँ तुम सही कर रहे हो, तुम फिर मुझे कि तुम विक्की का राजनीतिक करियर बर्बाद कर रही हो, उसकी बदनामी हो रही है भले ही। और मतलब वो मुझे रोज नई नई आपकी बातें बताता था कि उस बंदे ने ऐसा कहा तेरे बारे में, उस बंदे ने ऐसा कहा। तो मैंने कहा जिसको मेरे बारे में बात करनी है वो मेरे सामने आके बात करे, तुमसे क्यों बोल रहा है? आज तक तो किसी ने कुछ नहीं बोला और अब मैटर खुल गया तो लोग बोल रहे हैं। घर के अंदर चीजें हो रही हैं तो बाहर कौन बता रहा है? तुम ही जाके लोगों से डिस्कस साक्षी, जो बात आप अपने भाई के बारे में कह रही हैं, विक्की के बारे में, आपको मालूम है कि विक्की ने भी अपनी बात रखी है अलग अलग मंचों से। अब आप ये कह रहे हैं कि विक्की बहुत सारी बातें आपको कह देता था और गलत बातें आपको कहता था, आपको समझ नहीं पाता था। विक्की ये कह रहा है कि वो आपके बहुत ही करीब रहा है। अगर पूरे परिवार में आप किसी के करीब रहीं तो वो अपने भाई के ही रहीं। मैं अपने भाई के, मेरा भाई से बॉन्ड अच्छा था, लेकिन बॉन्ड सिर्फ इसलिए अच्छा था क्योंकि मैं उसको सपोर्ट करती थी। मतलब उसे कोई भी प्रॉब्लम होती थी किसी से भी रिलेटेड तो वो मुझसे शेयर करता था, तो मैं उसको बताती थी भाई ऐसा कर ले। लेकिन मैं अपनी चीजें उससे शेयर नहीं कर पाती थी कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ। पढ़ाई से रिलेटेड मैं उससे बात शेयर कर लेती थी, वो उन पे मतलब उस तरह से रिस्पॉन्स करता था कि हमारी व्हाट्सएप पे बात हो रही है तो उसने रिप्लाई कर दिया। लेकिन मैं बोलती थी कि तू पापा से बात कर ले इस बारे में, तो वो ऐसा कुछ नहीं करता था। और मैंने देखा है कि लोग मेरी जो फेसबुक की पोस्ट है, जो मैंने मेरे भाई का बर्थडे था 20 जून को, तो मैंने डाला था, तो लोग उसको शेयर करके लिख रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपका भाई इस तरह आप पे हाथ उठाता होगा। तो आप वो फोन वाले फेसबुक पोस्ट की बात कर रही हैं साक्षी? क्योंकि एक फेसबुक पोस्ट दिखाया जा रहा है जिसमें आपके भाई ने आपको एक फोन गिफ्ट किया और राखी के दिन शायद आपने राखी गिफ्ट कह के उसको फेसबुक पे डाला, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ, वो मेरे भाई ने मुझे रक्षाबंधन पे गिफ्ट किया था और मैंने उसको खुद ही बोला था, मैं जयपुर में ही थी, मैंने उसको मैसेज किया कि भाई मुझे आईफोन चाहिए। तो उसने कहा कि आईफोन तो नहीं, लेकिन मैं तुझे फोन गिफ्ट कर दूंगा इस बार रक्षाबंधन पे। तो उसने मुझे वो फोन गिफ्ट किया था और मतलब बॉन्ड अच्छा था। लेकिन मतलब रिश्ते इतने कड़वे नहीं थे साक्षी। फिर अचानक क्या हुआ कि आपको लगा कि मेरी कोई नहीं सुन रहा है घर में, मेरा भाई भी नहीं सुन रहा है, जो मैंने जिससे फोन मांगा तो उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। आपको लगा नहीं कि शायद बात करके देखूं, समझा के देखूं, शायद मान जाए? मैं बोल रही हूँ कि क्या कहते, जब हमारे बारे में पता चला कि हम बात करते हैं तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि रिएक्ट मत कर चीजों पे ज्यादा, और हम तीनों बैठ के बात कर लेंगे आराम से, किसी के सामने कुछ मत बोल। और मैं नहीं चाहती कि मम्मी को टेंशन हो या फैमिली को कुछ भी पता चले, हम तीनों बात कर लेंगे। तो उसने पहले तो हाँ बोल दिया। आज भी मेरे पास व्हाट्सएप चैट है उसकी, हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे इस बारे में। तो कि मैंने कहा, फिर उसने उस टाइम तो हाँ बोल दिया, लेकिन 2 दिन बाद उसने उस चीज पे हद से ज्यादा रिएक्ट किया। इनको कॉल किया सबसे पहले, फिर इनके साथ गाली गलौज की और फिर मुझे गलत बोला, हाथ उठाया। तो बस मैं उसको एक ही चीज बोल रही थी कि भाई मार ले लेकिन गलत मत बोल, गलत बात मत हाँ गलत बात मत करो। लेकिन एक बात कही कि जिनको शादी को लेकर शक हो रहा है वो आए और सवाल करें, इस तरह से अपनी धारणा ना बनाएं। प्रयागराज, जहां पर राम जानकी मंदिर, जहां पर आप लोगों की शादी हुई, वहां से हमारे साथ महंत जुड़ रहे हैं इस वक्त, और आप लोग हमारे साथ यहाँ हैं। महंत प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत परशुराम दास हमें यहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। महंत परशुराम दास, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में साक्षी और उनके पति अजितेश हैं, और अजितेश के पिता हरीश जी भी यहां पर हैं। अजितेश और साक्षी अपनी बात पर कायम हैं कि इस राम जानकी मंदिर में ही उन्होंने शादी की। परशुराम जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही जी। परशुराम जी, जरा स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्योंकि साक्षी और अजितेश अपनी बात पर कायम है। वो कह रहे हैं कि हमने राम जानकी मंदिर में जाकर के ही शादी की। उनके पास एक सर्टिफिकेट है इसको बाकायदा प्रूव करने के लिए। यहाँ पर शादी नहीं हुई, ना शादी होती है। आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि साक्षी और अजितेश की शादी राम जानकी मंदिर में करवाई गई है? आपने ना करवाई हो, किसी और पंडित ने करवाई हो?
हम शादी नहीं करवाते हैं, हमको बनवाने तब शादी करवाना, ये करवाई तो गलत करवाई। पहली बात तो ये 420 वाला है। ठीक है परशुराम जी, आप रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ पर अजितेश हमारे साथ है। अजितेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे परशुराम जी को? वो कह रहे हैं कि ये तो 420 ही है, हमारे मंदिर में शादी होती ही नहीं है, तो शादी और सर्टिफिकेट की बात आती ही नहीं। गुरुजी, पंडित जी, जो भी मैं आपको कहूं, देखिए सफाई आपको क्या दूं, क्योंकि आप वहां थे ही नहीं, हम दोनों ने आपको नहीं देखा वहां पे। ये मैं चलिए झूठ बोल सकता हूं, ये एक लड़की है, मेरी वाइफ है, ये थोड़ी झूठ बोलेगी यार। आप किन परिस्थितियों में झूठ बोल रहे हैं पंडित जी? आप मंदिर में बैठे हुए हैं। हम झूठ बोलेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप मंदिर में बैठे हुए हैं, आप इस तरीके से हम दोनों को सिर्फ झूठा साबित करने के लिए, हमें नहीं पता क्यों, ये तो आप जाने, आपका ईमान जाने कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आप शादी नहीं होती वहां पे, वो आप जाने। फिलहाल हमारा सिर्फ ये कहना है कि जब शादी हुई तो आप नहीं थे। हमने इनको नहीं अब हम नहीं जाते, भागते नहीं तो हम क्या बताएं? जब हम नहीं थे तो हम क्या जाएंगे? हाँ नहीं थे, हाँ थे नहीं वहाँ। परशुराम जी, आप थे नहीं मंदिर में, वो कह रहे हैं शादी रामजान की मंदिर में ही हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि रामजान की मंदिर में शादी नहीं होती है। सर्टिफिकेट है उनके पास जिसमें आपके मंदिर का नाम है। आप नहीं थे उस शादी के दौरान, इसीलिए आप इस तरह के दावे नहीं कर सकते। वो नाम हमारे बिना, मुझे कैसे नाम उसको आ गया हो? कैसे नाम मंदिर का आ गया उसके नाम है? हमारे बिना डर कैसे आ गया? ना हमारी मोहर है, ना हमारी फोटो है, ना कैसे आ गया? साक्षी, आप सुन रही हैं, वो कह रहे हैं कि ना हमारी मोहर है, हमारी फोटो नहीं है, हमारे बगैर तो मंदिर में शादी हो ही नहीं सकती, अगर हुई भी होगी तो हमारा होना जरूरी है। अब साक्षी आपके सामने है, कुछ कहना चाहेंगी उन्हें, परशुराम जी को? आपसे बेहतर कौन जानता है इस बात को? मैंने इनको देखा ही नहीं था मंदिर में, और इनके ही मंदिर में हमारी शादी हुई थी, और अब इस चीज को ये डिनाई कर रहे हैं कि हम, मतलब ये यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। तो इतनी सोर्स तो नहीं है हमारी कि हम फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लें अपनी शादी का। तो ये वहां पर प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम, मैंने इनको नहीं देखा, और मैंने इनको पहली बार टीवी पे ही देखा था, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट दिया था किसी और चैनल पे कि हमने किसी की शादी वादी नहीं करवाई। तो मैंने साथ बोला, और एक दूसरे पंडित का जो हमारे साथ थे जिन्होंने हमारी शादी करवाई थी, उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि हाँ वकील आए थे 2 और बच्चे आए थे, मैंने उनकी शादी कराई थी। ये पंडित 420 वाला है। ठीक, हम भी अंकल 420 हैं, इट्स ओके। ठीक है। वो पंडित का नाम आप लोग जानते हैं, उनका नाम क्या था? क्योंकि अगर आप शायद नाम बोलें और परशुराम जी वो नाम सुने तो ये बता तो पाएंगे कि वो पंडित रामजान की मंदिर के हैं उनके मुताबिक या नहीं, क्योंकि देखिए सर्टिफिकेट तो हम दिखा रहे हैं। पंडित जी का नाम तो नहीं पूछा भी नहीं था। परशुराम जी, एक बहुत छोटा सा सवाल, देखिए सर्टिफिकेट सामने दिखाई दे रहा है और इस पे मोहर है, इस पे साक्षी और अजितेश की फोटोग्राफ है और राम जानकी मंदिर का नाम भी है, फिर भी आप कह रहे हैं सर्टिफिकेट फर्जी है। हमारा पता नहीं है, फर्जी है, हमारा पता नहीं, हम जानते नहीं इसको, हम उसको जान नहीं रहा हो। और सही है, फर्जी बनवाई से कोई बनवा ले फर्जी, मंदिर लिखा ले फर्जी कोई। परशुराम जी, आप पर किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है? किसी ने दबाव तो नहीं डाला आप पर ये बातें कहने के लिए? ये सवाल उठ रहा है यहाँ से। यहाँ पर कोई नहीं है, दबाव कौन डालेगा? यहाँ पर कोई है नहीं तो कौन दबाई भाई? दबाव वाले हम नहीं हैं। तो भगवान के सुनते हैं। साक्षी, वो कह रहे हैं भाई हम तो दबाव में ही नहीं है। नहीं कैसे तो समझे? तो पहली उलझती जा रही है। दबाव वाले होते हैं 40 साल से भाग गए हुए यहाँ। कुछ कहना चाहेंगी साक्षी उनको, फिर हम आगे बढ़ेंगे? बोलो, कुछ बताओ। बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि जब हमने शादी की थी तो ये वहाँ पर नहीं थे, और अब मुझे नहीं पता है, और इनके मंदिर में शादी हुई थी जहाँ का एड्रेस है। हमें तो इलाहाबाद के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, बस हमें जहाँ हमारा एडवोकेट लेके गए हम वहाँ गए और हमने शादी की, और ये वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। अब इनके पास कौन गया और किसने ये बोलने के लिए बोला है कि आप ये चीज बोलना कि फर्जी सर्टिफिकेट है, एक कोई और पंडित था, उसने हमारी शादी कराई थी। इनको झूठा नहीं बोल रहे, क्योंकि इनको झूठा नहीं बोल रहे क्योंकि ये वहाँ पर थे ही नहीं, लेकिन ये इस चीज को बोल रहे हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट। जब यहाँ रहता नहीं है, मालिक नहीं है, तो बनवाने कौन मालिक है? ठीक है परशुराम जी, देखिए ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं ये कोर्ट में जाने वाला है और 15 तारीख को इसकी सुनवाई है, तब ये तमाम चीजें जो हैं ये काफी अहम रहने वाली हैं। हम बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं, और अब अजितेश, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो उसमें आप देख भी रहे होंगे और तस्वीरें भी सामने आई हैं, आपकी सगाई को लेकर के भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप इस पर अपनी राय दें। ये 10 जुलाई 2016 अच्छा को मेरे
परिवार की मर्जी से मेरी एंगेजमेंट हुई थी और कुछ सिचुएशंस ऐसी रही कि मेरी बॉन्डिंग उनकी फैमिली से ठीक नहीं चली और लड़की ठीक थी, नो डाउट, मैं लड़की को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन वो परिवार थोड़ा ठीक नहीं था और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर। अब मुझे नहीं पता कि इनके पिताजी ने उन लोगों को क्यों इन्वॉल्व करा है, ऑब्वियसली मुझे गलत साबित करने के लिए करा होगा, मतलब इनके पिताजी मतलब एमएलए साहब ने। नहीं, पर ये सगाई क्यों टूटी? सगाई टूटने का रीजन मैं दे रहा हूं आपको, क्योंकि जैसे कल भी मैंने बोला था, अब मैं अगर उस जो मेन रीजन था वो मैं बोलूंगा तो ऑब्वियसली सभी लोग ये बोलेंगे कि कहानी में एक नया ट्विस्ट, इमोशनल बात कर रहा है। लेकिन रीजन मैम यही था कि मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी 15 अक्टूबर को, तो मेरा मन भी खराब हो गया था। फिर उन लोगों से जो बॉन्डिंग चल रही थी वो ठीक नहीं चल रही थी। अच्छा। और 9 यानी 10 दिसंबर का मेरी शादी थी, तो फिर मैंने उस शादी को, डेट भी आगे बढ़ गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ मम्मी एक्सपायर हो गई थी। फिर मैंने उस शादी को मना कर दिया था। और उन लोगों ने प्रयास करा कि शादी ना टूटे क्योंकि वो लड़की वाले थे, लेकिन फिर वो लोग भी मान गए थे, मामला बिल्कुल शांत था। ये कल ही इनके पिताजी ने उसको। देखिए, हमारे साथ इस वक्त भोपाल से वो लड़की जिनके साथ आपकी, हाँ जी, जिनके साथ आपकी सगाई हुई और फिर टूट गई, उनके पिता जो हैं वो इस वक्त जुड़ गए हैं और अजितेश आपने तो उनको पहचान भी लिया। जी बिल्कुल, हेमंत नायक हमारे साथ हैं। हेमंत जी, न्यूज 18 इंडिया के साथ आप जुड़े हैं। इस वक्त अजितेश हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है, उनके साथ साक्षी मौजूद हैं। हेमंत जी बताएंगे कि किन परिस्थितियों में आपके परिवार के साथ जो अजितेश का रिश्ता जुड़ा था, यानी जो सगाई हुई थी, वो टूट गई। अजितेश कह रहे हैं कि बॉन्डिंग अच्छी नहीं रही आपके परिवार के साथ, इसीलिए ये सगाई जो थी इसे तोड़ना पड़ा। नमस्ते अंकल। मेरी आवाज नहीं आती। नमस्ते अंकल, नमस्ते। हेमंत जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी हेमंत जी, आवाज आ रही है? अजितेश यहाँ मौजूद है स्टूडियो में। अजितेश यहाँ स्टूडियो में मौजूद है हेमंत जी हमारे साथ। और अजितेश कह रहे हैं कि सगाई जो आपके परिवार के साथ, आपकी सबसे छोटी बेटी के साथ सगाई हुई जो अजितेश की, वो कह रहे हैं कि बॉन्डिंग अच्छी ना होने। जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? ख्याल में आवाज की कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि अब जब जुड़े हैं हमारे साथ तो हम चाहेंगे कि वो हमसे बात करें। हेमंत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेमंत जी, आवाज आ रही है आपको? अभी तो IBN से दोबारा लगवा लीजिए। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में हेमंत जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन जिन्हें अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक होता तो हेमंत नायक अजितेश के ससुर होते, लेकिन वो सगाई जो थी उसके बाद वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन साक्षी, आपको इस सगाई के बारे में अजितेश ने कुछ बताया कभी? हाँ, मुझे सब कुछ पता था। अच्छा। और मैंने चैट भी पढ़ी थी, मतलब जिस वजह से इनका रिश्ता टूटा था, मतलब इन्होंने जब मुझे बताया कि ये रीजन थे, मैं वो चीज नहीं बोलना चाहूंगी। और मैंने चैट भी पढ़ी थी, और बस गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने वो गुस्से में चैट डिलीट करवा दी कि जब चीजें खत्म हो गई हैं तो पुरानी चीजें रखकर क्या फायदा। पास्ट था, निकल गया। और अब मुझे नहीं पता कि इन लोगों को बीच में क्यों ला रहे हैं मेरे पापा, मतलब उनको शायद ये लग रहा है कि लड़के ने मुझसे झूठ बोला, या मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे सब कुछ पता था पहले। लेकिन एक चीज बताइए साक्षी, अजितेश, आपने 10 जुलाई 2016 की तारीख बताई जब ये सगाई हुई थी। जब सगाई हुई थी आपकी, मेरे ख्याल में हमारे साथ हेमंत जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सुन पा रहे हैं। जी जी, अजितेश यहाँ पर मौजूद हैं। अजितेश, जिनके परिवार के साथ आपका रिश्ता एक वक्त बना था, आपकी सबसे छोटी बेटी जो है उनकी सगाई अजितेश के साथ हुई थी और फिर टूट गई। कुछ बताएंगे आप उस प्रकरण के बारे में, कुछ जानकारी देंगे? जी हाँ, बराबर देंगे ना मैडम। 10 जुलाई 2016 को अभी जी के साथ मेरी छोटी बिटिया का एंगेजमेंट हुआ था यहाँ भोपाल में, धूमधाम से हुआ। अच्छा, पर सगाई हुई, धूमधाम से हुई, आप ही कह रहे हैं, शादी क्यों नहीं हो पाई? क्या एक बात बोल सकता हूँ? नहीं, सगाई होने के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई थी। उन लोगों के परिवार से मिलकर सब तैयारी कर ली थी। शादी की तारीख भी तय हो गई थी 9 दिसंबर 2016 की। लेकिन इस बीच में उनकी माताजी का देहांत होने, अक्टूबर मंथ में देहांत होने के कारण वो शादी थोड़ा सा आगे बढ़ गई।
लेकिन फिर हो क्यों नहीं पाई शादी? नहीं, अक्टूबर मंथ में उनकी माताजी का देहांत हो जाने के बाद जब मैं बच्ची को लेकर बरेली गया तो सारे कार्यक्रम जो हिंदू सामाजिक रीति रिवाज अनुसार था वो सारा कार्यक्रम संपन्न कराया। और इसके बाद जब सारे कार्यक्रम हो गए तो मैंने कहा शायद कोई अब शादी की बात अभी तो खैर 1.25 महीने अपन कर नहीं सकते हैं, तो इस कारण फिर अपन इसको बाद में करेंगे। तो शादी की तारीख तो तय थी। इसके बाद से फिर कोई रिस्पांस मिला नहीं। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये शादी करने के मूड में नहीं है, ऐसा मुझे लगा। आपको खराब लगा उस वक्त? आपको लगा कि सगाई इतने धूमधाम से की और अचानक अजितेश और उनका जो परिवार है वो अब शादी को लेकर कुछ नहीं कह रहा है, मन में खराब लगा आपको? जी जी, खराब लगा। फिर इसके बाद मैंने अभी जी से भी बात की, अभी जी को बुलवाया तो अभी जी मेरे पास आया। उन्होंने मजबूरी बताई मुझे, बोले पापा जी मेरे परिवार का बहुत ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर आ रहा है, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले और मेरे रिश्तेदार नहीं चाहते ये रिश्ता तय हो। खुद मुझे अभी जी ने बताया, बोले पापा इस वजह से मैं शादी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, ये आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कहा यार बेटे अगर आपको नहीं करना था तो फिर ये इतना आपने सब ये धूमधाम से इतना सब पूरे परिवार को लेके आना, सब ये करना, ये सब चीजें थी, ये नहीं करना था बेटे। हेमंत जी हमारे साथ अजितेश यहाँ मौजूद हैं और आप जो भी कह रहे हैं अजितेश उसे सुन रहे हैं। अजितेश आप कुछ कहना चाहेंगे हेमंत जी को? जी नहीं, नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते बेटे। अंकल मुझे पता है ज्यादा कुछ नहीं बोलना, क्योंकि हाँ नमस्ते बेटे। मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना और बस एक बात बोलनी है आपसे कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आके अगर किसी के दबाव में आके कुछ भी झूठ मत बोलना। आप एक इंसान होने के नाते, इंसानियत को होने के नाते, ठीक है, आप सिर्फ सच ही बोलना क्योंकि आप लाइव चल रहे हो। बस मुझे यही बोलना है। मुझसे आप मुझसे इस प्रकार की उम्मीद रख सकते हैं क्या? नहीं, बस मुझे यही बात बोलनी थी क्योंकि ये मुद्दा अंकल हालांकि साक्षी की जानकारी में था, जब एंगेजमेंट हुई थी तब भी हम टच में थे। तो यही बात है कि आप कुछ भी किसी के दबाव में आके बस झूठ मत बोलिए। आपको लग रहा है कि हेमंत जी कुछ गलत बयानी कर रहे हैं अजितेश? आपको ऐसा लग रहा है अभी तक जो कुछ हेमंत जी ने बोला उसमें कुछ गलत बोला? कुछ भी गलत नहीं बोला। तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी दबाव में आ जाएंगे अगर वो जो बोले हैं वो सच बोले? पंडित जी लाइन पे आए वो नहीं, लेकिन हेमंत जी की बात पर क्या? क्योंकि हेमंत जी कह रहे हैं कि आप पे अपने परिवार का दबाव था और इसके बाद मैं हरीश जी के पास भी जाऊंगी, आपके पिताजी के पास। लेकिन जो वो ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी बॉन्डिंग हेमंत जी के परिवार से ठीक नहीं बैठी। हेमंत जी कह रहे हैं आपने उन्हें आकर कहा कि आप पर अपने परिवार वालों का दबाव है। सच क्या है जितेश? मेरे परिवार का दबाव तो उल्टा मुझ पे था कि इस तरीके से किसी की घर की इज्जत नहीं खराब करनी चाहिए। अच्छा। कि जब तुम लड़की से एंगेजमेंट कर चुके हो, जो भी है जैसा है तुम्हारे को नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें मतलब रखना है लड़की से। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि लड़की ठीक थी, नो डाउट, लेकिन जब एक लड़की से ही रिश्ते का मतलब नहीं होता, एक परिवार से भी होता है। तो क्या दिक्कत क्या थी अजितेश? क्योंकि हेमंत जी तो ये कह रहे हैं कि आप पर अपने परिवार वालों का दबाव था, उनका दुख भी आप देख रहे हैं, छलक रहा है। वो कह रहे हैं अगर आपको नहीं करनी थी शादी तो जो कुछ हुआ उससे उनके परिवार पर भी आर्थिक दबाव भी पड़ा और बेटी की सगाई टूटी उसका अलग से एक दबाव था। कुछ कहना चाहेंगे आज इस मंच से कि कम से कम हेमंत जी जो वहां बैठे हैं उन्हें एक ढांढस मिले, उन्हें समझ आए कि आपका जो फैसला था वो क्यों लिया आपने? नहीं, मेरा परिवार, जो एक अंकल ने लाइन बोल दी कि मेरे ऊपर प्रेशर था, तो मेरे ऊपर तो प्रेशर नहीं था, बल्कि उल्टा मेरा प्रेशर मेरे फैमिली पे था कि मुझे अब ये शादी, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से थोड़ा जिद्दी रहा हूं, तो मैंने शायद उस चीज को इज्जत बदनामी के रूप में नहीं देखा, जो एक मेरे भूत सवार हो गया था कि मुझे अब नहीं करनी है। तो जस्ट वो चीज थी और मेरा प्रेशर था मेरी फैमिली पे, मुझ पे किसी का प्रेशर ना ही कभी रहा है पास्ट में, ना ही कभी आगे फ्यूचर में भी रहेगा। हेमंत जी आप सुन रहे हैं, अजितेश इस मंच से कह रहे हैं कि उन पर अपने परिवार का कोई दबाव नहीं था, ये उनका फैसला था कि उन्हें लगा कि उन्हें आपकी बेटी से सगाई के बावजूद शादी नहीं करनी है, वो नहीं कर पाएंगे ये शादी। हेमंत जी आपने सुना अजितेश को, जो वो कह रहे हैं उनकी बात? जी, जो वो कह रहे हैं उनकी बात से आप सहमत हैं
क्योंकि अजितेश कह रहे हैं कि किसी तरह का उन पर अपने परिवार का दबाव नहीं था। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं इस बात से कि जब मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जी स्वयं मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि पापा जी मेरे ऊपर परिवार का प्रेशर है, दबाव है और मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर इनके ऊपर प्रेशर नहीं था तो मैं ये कहना चाहता हूं शादी फिर क्यों नहीं हुई, क्या रीजन है? अजितेश कुछ सवालों का जवाब वो मांग रहे हैं आपसे, अब ये तो सीधा सवाल है उनका। अंकल, चीजें जितनी कुरेदोगे ना, आपका ही परिवार फिर क्या अच्छा नहीं लगता ना ये सारी बातें करने से, समझ रहे हो ना आप पता नहीं ये हमारी लव स्टोरी में आपको एक मिनट, आपको किसने इन्वॉल्व करा, ये आप जानो, आप खुद इन्वॉल्व हो गए, ये आप जानो। बस मैं आपसे एक चीज ये कहना चाहता हूं सिंपल, कि जितना आप चीजों को कुरेदोगे फिर आप ऑब्वियसली फिर आपको, क्योंकि मैं तो फोन लिए बैठा हूं, मैं चीजें यहां प्रेजेंट करूंगा आपको झूठ बोलना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा एविडेंस नहीं होगा ना। मेरे पास तो जो हम अब चीजें मत करे दो अंकल। मतलब मैं तो बोलूं जी हरीश जी, आप मैं समझना चाहती हूँ, हेमंत जी हमारे साथ बने हुए हैं, ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो रही है। देखिए साक्षी और अजितेश की एक प्रेम कहानी, एक लव स्टोरी है, लेकिन वहां एक हेमंत जी हैं जो कह रहे हैं कि मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला, मैं आप ये रिश्ता रखें, इसमें खुश रहें, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? मैं हेमंत जी से खैर कुछ नहीं कहूंगा, जो कुछ उन्होंने अभी तक कहा ठीक है, प्रेशर उनका रहा है, मेरा रहा है, मेरे परिवार का रहा है, जो कुछ भी रहा। मगर मैं दूसरे पक्ष से साक्षी के परिवार वालों से ये जरूर निवेदन करूंगा कि प्लीज इस तरीके की बातों को मत लेके आइए। ये जो आप लोग ये सब कर रहे हैं कि पंडित को ला रहे हैं, किसी झूठे पंडित को ला रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, यहां पहुंच रहे हैं, मैंने इन बच्चों से बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रखी है कि पर्सनल मत करो। देखिए आप प्लीज इस बात को समझ लीजिए कि इस तरीके से पर्सनल करेंगे तो ये बच्चे पर्सनल जाएंगे और ये चीजें ठीक। बेटा सुनो, नहीं मैं सबको सुन लो मेरी बात, पर्सनल ना हो ये लोग, मैं भी वही बात कर रहा हूं, तुम लोग बीच में बंद हो। प्लीज इन चीजों को इस तरीके से मत कीजिए, लोग बाग मजे ले रहे हैं। आप हमारी मजबूरी समझिए, मेरी मजबूरी समझिए। मैंने 3 तारीख से भागे हुए निकले हुए बच्चों की कंप्लेंट तक नहीं की, 9 तारीख की ढूंढता रहा मैं। इस तरीके से मत कीजिए, कृपा करके इस तरीके से मत कीजिए, चीजों को पर्सनल मत लीजिए। इसमें हमारे और सब, देखिए हम तो कुछ नहीं है, हमें तो कोई भी नहीं जानता। मैं आपका सवाल बहुत सीधा ले जाती हूँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, तो मैं सीधा सवाल हेमंत जी के पास ले जाती हूँ। हेमंत जी, क्या आप पर जो भी आप कह रहे हैं वो बोलने को लेकर किसी का दबाव है? क्या आप पर विधायक राजेश मिश्रा या उनके लोगों का कोई दबाव पड़ा है? आप इस बात को साफ कीजिए। देखिए मैडम, मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूं, अभी जी ने जो बात कही उससे मैं असहमत हूं। वो ये कि अभी उन्होंने कुछ कहा कि ये उलझाने का, मैं आपसे सीधा निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भोपाल में बैठा हूं और ना ही मेरे पास किसी प्रकार का कोई फोन आया है, ना ही मैं किसी प्रकार के दबाव में हूं। और मैं पिछले 3 वर्षों से मेरे मित्र श्री हरीश जी और श्री अभी जी वगैरह पूरे परिवार से मेरा किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं है और मुझे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इसी सोशल मीडिया के माध्यम से जब मुझे कल परसों में टीवी न्यूज पे जब मुझे पता चला और मेरे रिश्तेदारों ने फोन करके बताया कि अभी जी ने मैरिज कर ली है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रहा सवाल जब से ये हुआ है और ये सोशल मीडिया पे आए तो मेरे पास सर फोन पे फोन आ रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप भरा है। और दूसरा ये है कि मैं किसी को जानता नहीं हूं, किसी को पहचानता नहीं हूं, लेकिन मुझे अनावश्यक रूप से इस प्रकरण में बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है। हेमंत जी, एक चीज बताइए मुझे, आप मैं समझ सकती हूँ, आप कह रहे हैं कि आपको अनावश्यक तौर पर या आपकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपको इस प्रकरण में लाया गया, लेकिन समझिए इस बात को हेमंत जी की साक्षी के जो पिता हैं राजेश मिश्रा विधायक, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अजितेश की एक सगाई हुई थी जो कि टूट गई और उसको कहीं ना कहीं इस कहानी के साथ जोड़ा जा रहा है। इसीलिए हमने आपको बुलाया न्यूज 18 पर आपका पक्ष जानने के लिए। मैं आप ही की जो तरफ से जो आप बात कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी। मैं आपको मौका दे रही हूं हेमंत जी, क्योंकि आपके माध्यम से लोग जानना चाहते हैं, जो जिस रिश्ते की बात हो रही है, जिस सगाई की बात हो रही है, जिसके बाद शादी नहीं हो पाई, क्या वो अरेंज्ड मैरिज थी या फिर अजितेश और आपकी जो छोटी बेटी है वो पहले से एक दूसरे को जानते थे? हाँ, नहीं, मैं अब वही बात आपको बता रहा हूँ, ये सत्यता है, ये सत्य बात है।
10 जुलाई 2016 को मैंने अपनी बेटी का एंगेजमेंट किया, शादी की डेट तय हो गई, सब कुछ तय हो गया। जुलाई से दिसंबर तक का पूरा पीरियड सेटलमेंट हो गया। अक्टूबर मंथ का भी मैंने आपको बताया। ये सारी सत्यता है। और इसके बाद फिर जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये शादी करने के इच्छुक नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है। इसके बाद से मैंने इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला। ठीक है मैंने कहा। और उस दिनांक के अक्टूबर 2016 से आज दिनांक से मैंने इनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखा। मैं ये कहीं देख रही थी हेमंत जी, और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि तकरीबन 7 लाख रुपया जो एंगेजमेंट, जो सगाई हुई, उसमें आपका खर्च हुआ और आपने बाकायदा उसके लिए कर्ज भी लिया था। और वो एक बात आपके दिल में है कि अगर शादी नहीं करनी थी तो ये सब कुछ चीजें, इन खर्चों से बचा जा सकता था, ये बोझ आप पर, आपके परिवार पर नहीं आना चाहिए था। हाँ, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। और ये परिवार की ये लोग भी जानते हैं, अभी जी भी स्वयं जानते हैं, और मेरे मित्र हरीश जी भी जानते हैं कि जैसा कि उनके अकॉर्डिंग मैंने सगाई का कार्यक्रम संपन्न कराया, और उनके समक्ष में कराया, हरीश जी के समक्ष में, पूरे परिवार के साथ में। और किस तरीके से कराया वो भी जानते हैं। 2 दिन का कार्यक्रम है, तो एक्सपेंस तो हुआ है। चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं, और एक छोटे से पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं, और मेरी 5 बेटियां हैं। तो जिस हिसाब से मैंने कर्ज लेके, या जो भी था उस हिसाब से मैंने कर्ज वगैरह लेके, और हर बाप चाहता कि अपनी बेटी का शादी है, एंगेजमेंट है, अच्छे से अच्छे तरीके से कराऊं। जिस प्रकार मैंने उनका एजुकेशन कराया बच्चों का, मैं भी ये चाहता हूं कि बेटियों की शादी अच्छी जगह हो, अच्छे से हो। ये वो भी जानते हैं। एक्सपेंस तो हुआ है। अजितेश, कुछ कहना चाहेंगे आप एक बाप की दृष्टि से? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूं कि ये पुरानी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में देखिए, अगर आप उनके सवालों को देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें कुछ ऐसा बताएं ताकि उनके लिए भी एक क्लोजर हो। क्योंकि इस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है अजितेश, आप भी जानते हैं कि पहले आपकी सगाई हुई, शादी नहीं हो पाई, अब फिर साक्षी आपके साथ है, आप दोनों की शादी हुई है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? तो आपको ये साफ करना चाहिए यहां पर, ताकि आपका पक्ष लोगों तक पहुंचे, हेमंत जी को भी समझ आए कि क्या क्या रीजंस थे। जब आप कहते हैं कि अगर ज्यादा बात करूंगा तो और चीजें कुरेदी जाएंगी, उससे जवाब नहीं मिलता, उससे और सवाल खड़े होते हैं। सही बात है। तो जो भी रीजन था वो मैंने बता दिया आपको कि बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं तो इनको नहीं जानती हूँ, और मैं इनकी बच्ची की उम्र की हूँ। और इन्होंने बोला कि लास्ट 3 इयर्स से इन्होंने ना इनके पापा से और ना इनसे कभी कांटेक्ट किया। तो फरवरी लास्ट है, अभी फरवरी की बात है, फरवरी 2019। अच्छा। मैं कॉल पर इनसे बात कर रही थी, इनका कॉल आया और इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। और इन्होंने फिर मैंने इनसे कहा किसका फोन है, तो इन्होंने कहा पूनम के पापा का फोन है। तो मैंने कहा कॉन्फ्रेंस लो मुझे, मैंने म्यूट कर दिया, और इन्होंने इनसे बात भी की 10 मिनट तक। और ये कह रहे हैं लास्ट 3 ईयर से इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। चाहे तो ये अपनी कॉल डिटेल निकलवा लें, और फरवरी के उसमें आ जाएगा आपकी। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि हेमंत जी पर दबाव आप लोगों को दिख रहा है उनकी बातों से? बातों से नहीं दिख रहा है, लेकिन इन्हें क्यों इन्वॉल्व कर दिया? इन्हें क्यों इन्वॉल्व किया है? और इन्हें तो साफ साफ मना कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है ना ये कैसे है मुझे, और मैंने चैट पढ़ी है, सब कुछ पता है। मैं पर्सनल नहीं होना चाहती, और लोगों को लग रहा है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो मुझे सब कुछ पता था। जो चीज मुझे नहीं पता है वो चीज मेरे सामने लाके खड़ा कर दो, और जो चीज मुझे पता है वो चीजें मेरे सामने लेके मत आओ। हेमंत जी, अगर आप हमारे साथ हैं, एक आखिरी बार मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगी, आपकी बेटी का रिश्ता जिस तरह से टूटा, उसको लेकर के हेमंत जी यहाँ सबके मन में सहानुभूति है, अजितेश के भी मन में सहानुभूति है, लेकिन साक्षी भी कह रही है कि जो आप कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से आपकी कोई बात नहीं हुई है अजितेश से, अजितेश के परिवार से, ऐसा नहीं है। इसी साल फरवरी में आपने बाकायदा फोन किया है अजितेश को। तो देखिए, हमारे साथ एक महंत हैं जो शादी की बात से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। हेमंत जी हैं जो कह रहे हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता टूटा, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी। अभी मेरे पास खुद आए और उन्होंने कहा कि उन पर
परिवार का दबाव है, अभी कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है, ये उनका फैसला था, उनकी बॉन्डिंग ठीक नहीं थी लड़की के परिवार वालों के साथ। हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कुछ और चीजों को भी लाना चाहेंगे। साक्षी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका जो वीडियो जब वायरल हुआ था उस वक्त तक किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आप लोग मीडिया के सामने भी आएंगे और अपनी बात रखेंगे। तब मैंने भी एक आम सोशल मीडिया यूजर की तरह आप लोगों का वीडियो देखा। जिस वीडियो में आप बात कर रही थी कि आपकी जान को खतरा है, आप दोनों की जान को, और जो आपके पिता हैं उनके लोग पीछे लगे हुए हैं, आपने राजीव राणा का जिक्र बार बार किया। कौन है ये राजीव राणा? ये राजीव जी जो हैं, ये मेरे पापा के बहुत अच्छे मित्र हैं, और मतलब कुछ भी होता है मेरे घर में तो मेरा तो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं कभी उनकी फैमिली में नहीं गई, ना ही हाँ उनकी वाइफ से मिली हूँ, उनके बच्चों से मिली हूँ, लेकिन कभी उनके घर पर मेरा आना जाना नहीं हुआ। और जो जहाँ पे जो लोग आ रखे थे, दो जो इस गेस्ट हाउस में पहुंचे थे, तो ये अजितेश नीचे बैठे हुए थे गेस्ट हाउस के, और मैं ऊपर सो रही थी, मॉर्निंग में 8 बजे की बात है। तो वो बंदे आए और वो इतना हड़बड़ा गए इनको देखकर कि उन्होंने अपना नाम भी राजीव बता दिया, और जिस राजीव ने भेजा था उसका नाम तो राजीव बता ही दिया। जो प्लानिंग वो करके आए थे उसमें शायद वो सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि ऊपर वाला चाह रहा था कि हम वहां से निकल जाएं और बच जाएं। तो उन्होंने जल्दी से फोन किया और बोलते हाँ जो आप जगह ढूंढ रहे थे वो मिल चुकी है, आ जाइए। फिर उसके बाद ये ऊपर आए कि वॉशरूम जाना है, और जल्दी से मुझे उठाया। तो गेस्ट हाउस का जो ओनर था उसने हमें पीछे वाला रास्ता दिखा दिया था, और हम जल्दी से उठे और फिर वहां से भागे। और उसके बाद भी वो लोग वहां पर बैठे रहे गेस्ट हाउस में, क्योंकि हमने गेस्ट हाउस का जो ओनर था कृष्ण भैया, उनसे हमने बात की, तो वो यही बार बार बोल रहे थे कि वो सामने बैठे, मैं बात कर रहा हूँ। और उन्होंने ये बोला कि हम चंडीगढ़ से आए हैं और हमें कृष्ण से मिलना है, लेकिन हम निकल गए थे। उसके बाद से हमारा कृष्ण भैया से कांटेक्ट नहीं हुआ, तो हम पूछ नहीं पाए उनसे कि उन्होंने क्या बात की। और साक्षी, राजीव राणा लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं, जितेश आपको भी मालूम होगा अपनी इन्वॉल्वमेंट से, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो खुद डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से वीडियो में दलित शब्द का इस्तेमाल करके पूरी भूमिका बनाई गई है, ये तो ऐसा है कि कुछ खुद ही आप लोग कर दें और सारा इल्जाम जो है वो राजेश मिश्रा यानी आपके पिता राजीव राणा और आपके भाई पर आ जाए। इसका जवाब कैसे देंगे? मैम, जो मेन रीजन है, एक जो मेन रीजन हमारा वीडियो बनाने का था, स्टार्टिंग से लेके चलता हूं कि पहले तो हम लोग खुद को सोच रहे थे कि हाँ पता है पीछा करेंगे, लेकिन जब चीजें लगी कि हाँ हमको वाकई में दिक्कत होगी, क्योंकि हम जहां खुद को सबसे ज्यादा सेफ फील कर रहे थे जिस गेस्ट हाउस में, जब वहीं पे लोग आ गए थे, समझ रहे हो ना आपकी, कहीं हम 3 तारीख से कहीं रुके थे और फिर हमें वहां कुछ जगह छोड़नी पड़ी, फिर वहां लोग, तो हमने सोचा कि यार जो हम नंबर एक्टिवेट करा रहे हैं वो ट्रेस हो जा रहा है, चाहे नया ले रहे हैं, नया फोन ले रहे हैं, ट्रेस हो जा रहा है। अब वो भगवान जाने कि क्या था रीजन। तो हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि और कोई ऑप्शन नहीं है, कि जैसे वीडियो बना के, ऐसा नहीं था कि हमने ऑब्वियसली एक बार में 4-5 लोगों को ही सेंड होता है, ज्यादा देर हम फोन ऑन नहीं रख सकते थे। तो जैसे जैसे जिन्हें जिन्हें सेंड हुआ करा फोन हमने ऑफ कर लिया। तो हम लोग ये नहीं चाहते थे कि हमें फेम मिले या पब्लिसिटी हो हमारे लव स्टोरी की, हम लोग सिर्फ मैं डाउट क्लियर करता हूँ। फिर जो दलित वाला जो पॉइंट है, उसका जो मेन, मतलब ये कहा जा रहा है कि ऐसे कौन कहता है, हाँ, मैं वही बता 3 नाम लेकर, जी वही जाति बताकर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो मेन रीजन है जो मैंने उसमें बोला वो यही है, साक्षी भी जानती हैं कि ऑब्वियसली क्योंकि इनके घर में जो मेरे लिए वर्डिंग यूज करी जाती थी, ये मुझे रो रो के बताती थी कि आपको ये बोल रहे हैं, आपको ऐसे बोल रहे हैं। समाज, तो आपने ठीक कहा कि समाज अपना काम करता रहता है और बहुत लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ता है, सिवाय इसके कि बस ये जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन अपने परिवार के लोगों से तो उम्मीद की जा सकती है ना अजितेश, फैमिली मेंबर्स से तो उम्मीद की जा सकती है कि वो साथ खड़े होंगे। हाँ, मुझे एक बार को लगा था कि पापा बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद मान जाएंगे। लेकिन उनका जिस तरह रिस्पांस था कॉल पे, उन्होंने मुझसे बात तक एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, कहाँ थी इतने दिनों से, और बस एक ही बार कि मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, मुझसे बात मत करो और मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तो यही था कि, और मुझे मेरे जो कजन्स हैं उनसे मेरा बॉन्ड काफी अच्छा था, तो मुझे लग रहा था कि शायद क्योंकि उन्हें मेरी सारी चीजें पता रहती थी कि मैं कैसे रहती हूँ, मुझसे क्या क्या बोला जाता है, मैं उन लोगों से शेयर कर लेती थी। लेकिन यही है कि मेरे पापा के सामने किसी की चलती नहीं है,
और ना ही कभी कोई उनसे बैठ के बात कर पर सकता है। साक्षी, अभी हम तो- आपके पिता को, जब हमारी भी कोशिश थी कि हम उनसे बात कर पाए, अभी जब हम नहीं, आपके फादर से पापा बात को- करते हैं तो वो तो सिर्फ 2 लाइनें बोल रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उनकी बेटी जो है गई है। हाँ। घर में नहीं है, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया है। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम जो कर रही हो करो, तुम बालिग हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि इतना सामान्य सा रिस्पांस कौन दे सकता है साक्षी? कोई पिता इतना सामान्य, हरीश जी आप, इतना सामान्य रिस्पांस हो सकता है क्या? ये तो ऐसा लग रहा है कि ज्वालामुखी है जो फटने को तैयार है। ये मैं किस बारे में क्या बताऊं, आप लोग बेहतर जान सकते हैं। और ये उनकी बच्ची है, ये उनको बेहतर जान सकती है। मेरा तो कोई इतना ज्यादा उनसे पर आप भी तो पिता हैं, नहीं, मैं बच्चों पिता को आप हूं। भी खोज रहे थे, अब आप तो मान गए हैं इस शादी के लिए। नहीं, मैं तो खोज भी रहा था और मैं यही उनसे, जैसे वो कह रहे हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूं, हाँ। मुझे जनता में जाना है, मैं सदस्यता अभियान में लगा हुआ हूं। एक बात आप ये समझ लीजिए कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं, चोर अगर चोरी करता है, मैं अगर नौकरी करता हूं, वो अगर विधायकी करते हैं, तो हम किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं ना। हम जब इस तरीके की कोई चीज हो जाती है, आप ये देखिए कि जो मेडिकल सेशन है उसमें ये कहा जाता है कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनका पर्चा, जहां तक मुझे मालूम है, लोग बाग ये कहते हैं उनका पर्चा 100% आनर होता है। मतलब बच्चे की दवाई जो है वो माँ बाप एक एक दवाई लेके जाते हैं। सही बात है। कि नहीं, बच्चे से बढ़कर क्या है? कुछ नहीं है। बच्चे से बच्चे का पर्चा, जो मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे का जो डॉक्टर होता है उसका पर्चा 100% आनर होता है। आपकी बच्ची चली गई, आप अपना काम कर रहे हैं, तो ये पता नहीं, जो आप कह रही हैं वो बात सही है कि ज्वालामुखी है जो फटने को जा रहा है। मुझे जब ये पता चला, आप विश्वास मानिए कि रात दिन मैंने एक कर दिया। आप विश्वास इस बात को मानिए कि मैं कहां कहां नहीं गया। और जब मुझे इनके वो वीडियो आई मेरे पास और जो सर्टिफिकेट आया, तो 5 मिनट तक तो मैं भगवान को यही धन्यवाद देता रहा कि मेरे बच्चे ठीक हैं। बस। जाहिर सी बात है, एक पिता होने के नाते आपको पहला ये हुआ होगा कि बच्चे सही सलामत है। दूसरी चिंता ये होगी कि है कहां, मैं पहुंच तो जाऊं उन तक। लेकिन मैं आगे, हरीश जी आप लोग मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आगे आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब आप लोग मीडिया में आए हैं, आपने अपनी बात कही है, सिर्फ इसलिए कही है क्योंकि आप लोग मदद चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारा मामला सुलझ जाए। क्या अब भी किसी तरह का दबाव पड़ रहा है, या अब आपको भरोसा है कि साक्षी और अजितेश के साथ इंसाफ होगा, जो वो चाहते हैं वो उनको मिलेगा? ये जो लव स्टोरी है ये जारी है, ये सिर्फ लव स्टोरी ही नहीं है, ये इस देश में कई घरों की कहानी है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो 2 किरदार हैं, जो 2 लोग हैं, ये उन्होंने हिम्मत की है, ये आगे आए हैं और अपनी कहानी लोगों के सामने रख रहे हैं ताकि ये सुरक्षित रह सके, साथ रह सके।